Hey guys, good morning. In the last class, we covered up to the postulate of Rutherford model. Correct? In the last class, we also covered the Rutherford alpha particles scattering experiment. Then we see the observation, then conclusion, then their postulate. Depends on their conclusion and observation. Okay? Now there is a drawback of Rutherford model. Now see, what was the Rutherford model? According to Rutherford, all the positive charge and mass of the atom is concentrated in the center, and that is called nucleus. Correct? That means nucleus is situated at the center, and electron revolve around the nucleus in a specific orbit. This system is similar to the solar system. In our solar system, sun is at the center and all the planets revolve around the sun in a specific orbit. The same thing is happening in atom. Sun like nucleus. Nucleus is similar to the sun, which is situated at the center, and electron is similar to the planet which revolve around the planet which revolve around the sun, and electron which revolve around the nucleus. Is it correct? But the one difference is that in the solar system there is no charged particles, but in the atom there is charged particles. One is positively charged, one is negatively charged. Okay, now see this. When a particles revolve around another particles in an orbit, then we said that it undergoes acceleration. Means अगर कोई पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स के चारों ओर किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो हम ये मानते हैं कि जो पार्टिकल्स रिवॉल्व कर रहा है, वो जो पार्टिकल्स रिवॉल्व करता है उसके ऊपर क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है. क्लियर है? मीन्स वो एक्सीलरेटेड होता है. आपने सर्कुलर मोशन भी पढ़ा होगा, 9th में सर्कुलर मोशन है. आप अगर पढ़े होंगे तो, अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो ध्यान रखिए कि ऐसा होता है कि अगर हम एक पार्टिकल्स को किसी दूसरे पार्टिकल्स के अराउंड सर्कुलर मोशन या किसी एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कराते हैं, तो जो पार्टिकल्स रिवॉल्व कर रहा है वो क्या उसके ऊपर वो एक्सीलरेट होता रहता है. क्लियर है? मतलब उसका क्या होता है? एक फिक्स एक्सीलरेशन होता है. क्लियर है? मीन्स द पार्टिकल्स विच revolve in the orbit that undergoes acceleration. Is it okay? देखो तो क्या बोला, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस हैव सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और उस एक्सीलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जो कि उसको उस ऑर्बिट में बाइंड करके रखता है. क्लियर है? दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. दूसरी चीज क्या थी? उस टाइम एक साइंटिस्ट आए, मैक्सवेल. उन्होंने इलेक्ट्रोडायनामिक एक थ्योरी दी, दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल. और दैट के वो क्या कहता है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल्स एक्सीलरेट हो रहा है या उसके पास एक्सीलरेशन है, या दैट अंडरगोज एक्सीलरेशन, देन दैट चार्ज पार्टिकल्स विल emit energy. When a charged particles undergoes acceleration, then it will emit energy in the form of electromagnetic wave. मतलब अगर एक चार्ज पार्टिकल्स एक्सीलरेट हो रहा है तो वो चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज करता है. दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज करता है. हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज कर रहा मतलब एनर्जी रिलीज कर रहा है. उसी को उन्होंने कहा कि रिलीज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. क्लियर है? तो देखो वही चीज दूसरे सेंटेंस में लिख रखा है. अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स रेडिएट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. क्लियर है? तो अब देखो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? वो एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है. मींस उसके पास क्या है? एक्सीलरेशन. कौन सा? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. साथ ही साथ वो क्या है? एक चार्ज पार्टिकल्स है. सिंस वो चार्ज पार्टिकल्स है और उसके पास एक्सीलरेशन है, तो मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक के अनुसार क्या होना चाहिए था? कि उसको एनर्जी रिलीज करना चाहिए था इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करना चाहिए. तो सिंस वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो कंटिन्यूसली क्या होगा? वो एनर्जी रिलीज करेगा.
और अगर वो कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करते जाएगी, और रेडियस, जिस रेडियस में वो रिवॉल्व कर रहा है वो क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है हमारा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिवॉल्व करना चालू किया, तो इस ऑर्बिट में इस रेडियस पे वो रिवॉल्व कर रहा था अभी, मगर मैक्सवेल थ्योरी के अनुसार क्या बोला कि ये कंटिन्यूसली क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। तो एनर्जी रेडिएट करेगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, और एनर्जी डिक्रीज करेगी तो क्या होगा, इसका रेडियस भी डिक्रीज करता चलेगा। क्लियर है। तो फाइनली क्या होना चाहिए, इसका एनर्जी, ये फाइनली ये इलेक्ट्रॉन का रेडियस डिक्रीज करता करता इसको कोलैप्स कर जाना चाहिए एटम के ऊपर। और अगर ऐसा होता है तो क्या एटम एग्जिस्ट करेगा, क्या एटम को एग्जिस्ट तो करना ही नहीं चाहिए, और करे भी तो बहुत माइन्यूट सेकंड के लिए, तो एटम का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं होना चाहिए था। मगर और इसी चीज़ को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्लियर है। रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया दैट वाज वैलिड, मगर मैक्सवेल का थ्योरी उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा था, और इसी थ्योरी को, मैक्सवेल के इस थ्योरी के उस डाउट को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो दैट वाज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। क्लियर है। तब यहाँ पे आजा देख लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, accelerated charged particles radiate energy in the form of electromagnetic wave. Hence, electromagnetic wave should be continuously radiated by the revolving electron. Due to this continuous loss of energy of electron, the radius of their orbit should be continuously decreasing, and ultimately the electron should fall into the nucleus. तो क्या बोला, सेम चीज़ वही बताया कि अगर वो कंटिन्यूसली रिलीज करता है तो न्यूक्लियस को, इलेक्ट्रॉन को क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस पे कोलैप्स कर जाना चाहिए। थस एटम कैन नॉट रिमेन स्टेबल, मतलब एटम तो ऐसे में स्टेबल ही नहीं सकता या एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। क्लियर है। तो इसी चीज़ को हमारे रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, सो वी कंसिडर इट द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अब देखो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक नए साइंटिस्ट आए, दैट वाज बोर्स। नील्स बोर ने इसको एक्सप्लेन किया, और उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने कुछ पॉइंट्स को कंटिन्यू किया। बेसिकली उन्होंने कुछ चेंजेस नहीं किए रदरफोर्ड मॉडल में, बस कुछ पॉइंट्स को ऐड किया। तो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट का पढ़िए इसमें, एन एटम हैज़ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस at its center and most of the mass of atom is in the nucleus। सेम पॉइंट जो उन्होंने रदरफोर्ड बोला था उसको कंटिन्यू किया। The electron revolve around the nucleus in the specific orbit and called discrete orbit। जो एक specific orbit में रोटेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, discrete orbit। These orbit are called cell or energy level। That is important। इन्होंने क्या कहा कि जो रोटेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, जिस ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, दैट इज द डिस्क्रीट ऑर्बिट, एंड दैट डिस्क्रीट ऑर्बिट इज एनर्जी लेवल। मीन्स उस ऑर्बिट का खुद एक फिक्स एनर्जी लेवल है। क्लियर है। विच इज रिप्रेजेंटेड बाय KLM और नंबर से 1 2 3 4 से ये होता है। क्लियर है। तो उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, दैट ऑर्बिट हैव अ स्पेसिफिक एनर्जी, मीन्स दैट इज एनर्जी लेवल। तो उसको हम लोगों ने क्या बोला, एनर्जी लेवल। एंड द एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन उस सेल में, उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और उस सेल का एनर्जी क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर है। That's why while revolving in the discrete orbit, the electron do not radiate energy। इस वजह से, क्योंकि दोनों का एनर्जी सेम है, तो वो उसमें इवॉल्व करते वक्त एनर्जी इमिट नहीं करता। क्लियर है, समझा। तो वही देखो उन ऑर्बिट को उन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया। जो फर्स्ट ऑर्बिट है दैट इज कॉल्ड K सेल, यू कैन सी हियर, फर्स्ट इज कॉल्ड K सेल, सेकेंड इज L सेल, दैट M एंड N। याद रखने ये सारे K L M N, सेल और एनर्जी लेवल इन एन एटम। क्लियर है। न्यूक्लियस का दे रखा है तो आपको याद रखने हैं। तो क्या है, ऑलमोस्ट यही मॉडल हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, ऑलमोस्ट ऐसा ही मॉडल पढ़ा था हम लोगों ने। सेम चीज़ उन्होंने यहाँ पे डिस्कवर किया विथ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड नंबर ऑफ फेल्यूर। क्या बताया, फाइनली हमारा मॉडल क्या हो गया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन चारों ओर रिवॉल्व करेंगे, जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा दैट ऑर्बिट इज एनर्जी सेल, और एनर्जी ऑफ दैट सेल विल बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है।
इसके अलावा एक चीज़ और कहा है, वो मैंने लिखा नहीं, उस चीज़ को एक पॉइंट और उन्होंने बताया है कि electron will release or gain the energy when it jump from one energy level to another energy level। मतलब क्या हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल पे आ जाए, तो एक एनर्जी लेवल से या इस पे आ जाए, दूसरे एनर्जी लेवल पे जब जंप करता है, मतलब इस एनर्जी लेवल से इस सेल से निकल के इस सेल पे चला जाए या इस सेल पे चला जाए, ऐसे कंडीशन में वो एनर्जी या तो गेन करेगी या तो रिलीज करेगी। क्लियर है? उसी चीज को हमने यहाँ दिखा रखा है। देखो, अगर ये ऊपर से नीचे जा रहा है तो क्या कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है। उसी तरह जब नीचे से ऊपर आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा, तब नीचे से ऊपर आ पाएगा। क्लियर है? समझा यहाँ तक? इज इट ओके? ओके, तो इसको इस सारे का नोट्स बना लेंगे। और लास्ट क्लास तक जो पढ़ाया है, बहुत सारे लोगों ने कंप्लीट नोट्स नहीं भेजा है, बहुत लोगों ने लास्ट क्लास का भी नोट्स नहीं भेजा है। तो ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आप पहला काम करें कि मुझे कंप्लीट नोट्स सेंड करें। क्लियर है? ओके, चलो